बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 238 मुलाहिज़ा फरमाएं। तनु, क्या तुम भी ची की मशकों में कोई दिलचस्पी रखती हो? शायद मैंने उसकी दिल की बात कह दी थी। वो बेधड़क बोल उठी, बिल्कुल, मुझे भी शदीद ख्वाहिश है कि अपनी ची की कुव्वत को बेदार करूं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे टकने पर जो अमल किया, ये तो सीधी सादी मसीहाई है। अगर मुझे ऐसी कुव्वत हासिल हो जाए तो मैं बहुत से दुखी और दर्द में मुबतला बेकस लोगों की तकलीफ को राहत में बदल दूं। किसी के दुख, दर्द और गमों आलम को बांटना कितनी बड़ी नेकी है वैदान। फिर इससे जिस कदर सुकून क्लब और रूहानी मुसरत हासिल होती है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर उसने अपनी सांस दुरुस्त की, फिर मुझसे बोली, फैजान, क्या इस सिलसिले में तुम मेरी रहनुमाई करोगे? जरूर, मैंने संजीदगी से कहा। वो अकीदत भरे लहजे में बोली, वाकई तुम एक अजीम हस्ती हो फैजान, वरना इस दुनिया का दस्तूरी तो यही है कि जिसके पास जो इल्म और हुनर होता है वो उसमें से किसी को जरा सा भी देना पसंद नहीं करता। ये तंग नजरी, कंजूसी और घटियापन है। हाँ धनु, इस दुनिया में हर किस्म के लोग मौजूद हैं, मैंने कहा। हालांकि इल्म और हुनर का एक असूल है, और वो ये कि उनको जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये उतना ही फैलते फूलते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को कुछ बता देंगे या कुछ सिखा देंगे तो उससे आपके खजाने में कोई कमी वाक़ई हो जाएगी। अगर आप वाकई आलम, हुनरमंद और अपने फन के माहिर हैं तो याद रखिए, आपका शागिर्द हमेशा आपसे पीछे ही रहेगा। वो कभी भी आपको ओवरटेक या ट्रेस पास नहीं कर सकेगा, क्योंकि जितना वक्त उसे एक चीज को समझने और सीखने में लगेगा, उतना ही वक्त में आप उससे कहीं ज्यादा इल्मी और फनी रास्ता तय कर चुके होंगे, क्योंकि आप उससे ज्यादा तजर्बाकार और मशाक होते हैं। बस शर्त यही है कि आपके इल्म का सफर जारी हो सारी हो, आप कहीं किसी एक मुकाम पर थक कर ना बैठ गए हो। इसलिए तो कहा जाता है हरकत में बरकत है। पानी भी एक jगह ठहर जाए तो उसमें तरह तरह की आलाइशें पैदा हो जाती हैं। ठहरा वो इल्म बहुत जल्द जंग पकड़ लेता है और देखते ही देखते आलम को चाट कर रख देता है। तुम्हारी जात का हर पहलू दिलकश और दिल नशी है। धनु ने मसरूर लहजे में कहा, तुम अगर एक मुसल्ला मुबल्लग होते तो तुम्हारी शेरी बयानी और शोला बयानी की आमेजिश से वजूद पाने वाली गुफ्तगू दुनिया का पासा पलट कर रख देती। तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज समात में शहद घोलता हुआ सीधा दिल में उतर जाता है। ये तो तुम्हारे नेक जज्बात हैं धनु, और पुरखुलूस ख्यालात हैं, मैंने आम से लहजे में कहा, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। वो मदबुनाना अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ हमेशा खाली बर्तन ही खटकता है। जो लोग अंदर से भरे होते हैं वो अपनी बड़ाई में ज्यादा नहीं बोलते। तुम जो इस वक्त मुझे कोई दानश्वर लग रही हो, मैंने तेज नजर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर किसी फलसफी की रूह हलूल कर गई है? वो कदरे झीप गई, फिर बात बदलते हुए बोली, पक्का वादा है ना, तुम ची की कुव्वत हासिल करने के सिलसिले में मुझे गाइड करोगे? पक्का वादा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। और भी अच्छी अच्छी बातें वो किसी बच्चे की तरह मचल रही थी। हाँ भाई, सब कुछ सिखा दूंगा, तुम सीखने वाली तो बनो, मैंने कहा। याद रखो, जब तक कोई शख्स सीखने की कोशिश ना करे या सीखना ना चाहे, दुनिया के बड़े से बड़ा उस्ताद भी उसे कुछ नहीं सिखा सकता। शागिर्द की लगन सच्ची और मेहनत पक्की हो तो मंजिल खुद ब चलकर कदमों के पास आ जाती है। मेरे अंदर बहुत लगन है, वो सीना फुलाते हुए बोली। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रही है, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। वो जीप कर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी खिफत को कम करने की खातिर कहा, धनु, तुम बहुत हौसले वाली लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम्हारी लगन तुम्हें एक दिन किसी नुमाया मुकाम तक पहुंचा देगी। मुझे नहीं किसी नुमाया मुकाम पर फाइज होना, वो इसरारी लहजे में बोली। फिर ये दुनिया तुम्हारे कदमों से शुरू होकर तुम्हारे कदमों में खत्म हो जाती है। मैं लाजवाब सा होकर उसका मुंह देखने लगा। धनु बड़ी अजीब लड़की थी। वो सिर्फ मेरी कुर्बत और रफाकत की खातिर अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चली आई थी। हालांकि अगर वो चाहती तो मैं नेपाली इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा से कहकर उसे काठमांडू में कहीं भी सेटल करवा सकता। फिर जयपुर में भी रूपमती ने कोशिश की थी कि वो उसके पास या शोभा के पास रह जाए। वो मेरे साथ जाएगी, चाहे मैं उसे जहां भी ले जाऊं। नतीजे के तौर पर मैं उसे अपने हमरा पाकिस्तान ले आया था। ये मासूम सूरत, गजाली आंखों वाली गोरी चिट्टी तिब्ती लड़की मेरा पीछा आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। इसके अज़ाइम मुझे खासे खतरनाक दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसने अभी तक ऐसी कोई जुम्बश नहीं की थी जिससे उसके दिल का हाल और दिमाग का जाल खुल जाता। लेकिन वो क्या कहते हैं, होनिहार बरवा के चीखने चीखने बाद मैं धनु की जानिब से खासा मोहतात हो गया था। फिर हमारे दरमियान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में गुफ्तगू होने लगी। धनु ने मुझसे पूछा, वैदान, तुमने बताया है कि जब तुम्हारे वालिदैन ने पाकिस्तान छोड़ा तो तुम सिर्फ 2 माह के थे। तुम्हारे माँ बाप को सिंगापुर में तुम्हारी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया था। अब दुनिया में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर तुम किस गर्ज से पाकिस्तान आए हो? सबसे बड़ी गर्ज तो वतन की मोहब्बत है, मैंने संजीदगी से कहा। काफी अरसे से मेरा दिल पाकिस्तान देखने को मचल रहा था। एक मरतबा कोशिश भी की, लेकिन हसाती तौर पर हम राजस्थान के सहरा में पहुंच गए, जिसकी दास्तान मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। एक लम्हे के लिए मैं रुका, फिर धनु के सवाल का जवाब देते हुए मजीद बताया। मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि मैं अपने वतन अजीज का चप्पा चप्पा देखूं, खास तौर पर गाँव और रखा वाली जहाँ मैंने जन्म लिया था। अगरचे वो मेरे दुश्मनों का इलाका है, मगर मैं किसी न किसी बेस में उस घर का दीदार करना चाहता हूँ जहाँ मैंने आंख खोली थी।
रखा वाली गांव तुम्हारे दुश्मनों का इलाका क्यों है? धनु के सवाल पर मैंने उसे बताया कि किस तरह गांव के बड़े चौधरी मलक रमजान ने मेरे दादा चौधरी हाकम अली को खेतों में शूट किया। फिर ये दुश्मनी एक नस्ल आगे बढ़ी और मलक रमजान का बेटा मलक नवाजिश मेरे वालिद आबद अली का दुश्मन बन गया। फिर दुश्मनी ने वो अरूज हासिल किया कि मेरे वालिद आबद अली और माँ शगुफ्ता को गाँव छोड़कर लाहौर आना पड़ा, मगर वहाँ भी मलक नवाजिश का चमचा खास तारा उसके ताकुब में था। लाहौर से छुपते छुपाते वो दोनों मुझे गोद में लेकर पहले कराची पहुंचे और फिर सिंगापुर चले गए। दारा ने उनका वहां भी पीछा ना छोड़ा और एक रात में उनके खून में हाथ रंगने में कामयाब हो गया। हसाबाद दारा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया और आखिरकार मैंने उसे इबरतनाक इंजाम तक पहुंचा दिया। मेरी बात सुनने के बाद वो बोली, वजदान जैसा कि तुम बता रहे हो मैं समझती हूँ, अपने आबाई गाँव जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। हाँ खतरनाक तो होगा, मैंने गंभीर आवाज में कहा। मेरी तो सारी जिंदगी खतरों से खेलते हुए गुजरी है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अगर आप खतरों से नहीं खेलेंगे तो खतरात आपसे खेलने लगेंगे। ये खेल तो किसी न किसी तौर जारी रहना ही है, इसलिए मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। वतन की धरती पर कदम रखने के बाद मैं इस कदर सरशार हूँ कि बयान से बाहर है। हालांकि अगर मैं चाहता तो इंडिया से सीधा सिंगापुर चला जाता। वहाँ हमारा बल्कि अब मेरा एक बहुत बड़ा शोबा जाती स्टोर है जो मैंने मैनेजर बूटा सिंह के सपुर्द कर रखा है। आबद अली एंड सन सिंगापुर के इलाके चाइना टाउन का एक मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर है जो सागो स्टेट पर वाक़ है, मगर वतन की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। क्या तुम्हारा अपने आबाई इलाके तिब्बत की जानिब जाने को दिल नहीं चाहता? बहुत दिल चाहता है। उस जन्नत नज़ीर और हैरत आफरीन लख्त अर्ज को देखो, वो पुरजोश लहजे में बोली। मैंने तो बस वहाँ की पुरस्रार और तहयर अमेज कहानियां ही सुनी है। मैंने कहा, मैंने भी तिब्बत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है धनु। मैं जिंदगी में कम से कम एक मरतबा जरूर इसरारों की उस सरजमीन को देखने जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी वजदान। वो मचल गई, बशर्ते कि उस वक्त तुम मेरे साथ हुई तो। मैंने कहा। वो फरते जज्बात से बोली, लाड बुदा मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रखे। उसका अंदाज़े दुआया था, गोया वो महात्मा बुद्ध से दरख्वास्त कर रही थी कि हमारा साथ जिंदगी भर का हो जाए। उसके दिल की ख्वाहिश बेइख्तियार उसकी जबान से फिसल गई थी। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। मैंने मौजू तब्दील करते हुए कहा, इसके अलावा मुझे एक और अहम काम निपटाना है। वो सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मलिक नवाजिश अली और मेरे वालिद आबद अली की दुश्मनी की एक बुनियादी वजह भारी मालियत का सोना भी थी। मेरे वालिद ने नवाजिश अली का सोना स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया था और इस अफरा तफरी में सोने के बिस्कटों से भरे हुए कैनवस के 2 बड़े थैले मेरे वालिद गए हत्थे चढ़ गए थे, जो उन्होंने एक मतरूक कुएं में फेंक दिए थे। लेकिन नवाजिश अली के अरकारे दारा ने यह बहाना किया कि उन्होंने सोने वाले थैले दरियाए रावी में फेंक दिए हैं। ये दरिया पाकिस्तान की शहर लाहौर के नजदीक है। अच्छा, तो तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने का इरादा रखते हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने गोल मोल जवाब दिया। तुम्हें ये सारी अहम बातें तुम्हारे वालिद ने बताई थी? धनु ने पूछा। मैंने नफी में जवाब देते हुए कहा, नहीं। वालिद साहब की मौत के बाद मुझे अपने घर में उनकी खुफिया डायरी मिली थी जिसमें ये तमाम वाकयात दर्ज हैं। वो डायरी कहाँ है? धनु ने चौंकते हुए पूछा। मैंने कहा, लाहौर में मेरे एक मोहसिन के दोस्त के पास वो डायरी महफूज है। मैं लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले उससे मिलूंगा। वो तशवीशनाक लहजे में बोली, अगर वो डायरी या वो तुम्हारे मोहसिन का दोस्त अब तक महफूज ना हुआ तो कुछ नहीं। मैंने बेपरवाही से कहा, मैं सोने के उसूल की खातिर लाहौर नहीं जा रहा। ये तो एक तरह का एडवेंचर है, यादें मादी का शाखसाना है। वो इस बात में सारी लाते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ वहीदान, तुम लालची या हवस परस्त नहीं हो। बुद्ध नीलकुंड की इबादतगाह में जब नए बुद्ध बख्शू ने तुम्हें पेशकश की कि तुम चाहो तो तय खाने से कुछ सोना अपने साथ ले जा सकते हो, तो तुमने साफ इनकार कर दिया। हाँ मुझे याद है, ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा। वो बोली, तुम्हारे इनकार पर नए बुद्ध बख्शू ने तबसरा करते हुए कहा था कि तुम्हारे बारे में दिलाई लामा ने पहले ही ये पेशीन गोई कर दी थी कि तुम इस कदीम बुद्ध इबादतगाह से एक तिनका भी लेकर नहीं जाओगे। मुझे ये बात भी अच्छी तरह याद थी। बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह का चार्ज संभालने वाले बुद्ध राहम ने दिलाई लामा के हवाले से कुछ इसी किस्म का तबसरा किया था। दिलाई लामा को बुद्ध मत के पैरोकार अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। तिब्बत से जला वतनी के बाद दिलाई लामा ने हिंदुस्तान की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में बना ली थी। धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम की हैसियत हासिल है। धनु ने डायरी के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया था। वो एक तरह से बिल्कुल ठीक सोच रही थी। ऐसा हो जाना मुमकिनात में से था। सही सूरत और ताज़ा तरीन हालात का इल्म तो लाहौर पहुंचने के बाद ही हो सकता था। मेरे वालिदैन की बेईमाना मौत के बाद मुझे अपने घर से वो खुफिया डायरी मिली थी। उन दिनों मेरे वालिद सिंगापुर में फोर्ट कैनिंग रोड पर रहते थे। उसी घर के मेन गेट पर मेरी माँ और बाप को मौत के घाट उतारा गया था। मैं उनकी मौत का मंजिर कभी नहीं भूल सकता। अज़ां बाद मैंने सफाक कातलों को एक एक करके ठिकाने लगा दिया था। मेरे वालिद साहब के एक दोस्त प्रताप सिंह सिंगापुर के इलाके लिटिल इंडिया में रहते थे। चाचा प्रताप ने जब देखा कि मेरे वालिदैन को कत्ल करने के बाद कातिल हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए तो वो मुझे अपने साथ बैंकॉक थाईलैंड ले आया। मैंने ये सफर सिंगापुर से बैंकॉक तक बरास्ता मलेशिया किया था, लेकिन मेरे दुश्मन पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए थे। चाचा प्रताप सिंह ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और मैं महाराज वांग विंग जाए के हाथों में पहुंच गया था।
सिंगापुर से रवानगी से कबल चाचा प्रताप ने वालिद साहब की खुफिया डायरी अपने एक दोस्त खशवंत सिंह के पास अमानतन रखवा दी थी। खशवंत सिंह अपनी बीवी रजनी और बेटी उर्मिला कौर के साथ सिंगापुर ही में रहता था। एक कबील अरसे के बाद जब मुझे दोबारा सिंगापुर जाने का इत्तेफाक हुआ तो उस वक्त खशवंत सिंह और उसकी बीवी रजनी का इंतकाल हो चुका था। उर्मिला कौर की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि उसके बापू खशवंत सिंह ने अपनी मौत से कबल वो लाहौर में मुकीम अपने एक दोस्त को भिजवा दी थी। उर्मिला ने मुझे उस शख्स का पता भी बता दिया जो मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया था। मेरे और धनु के दरमियान काफी देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होती रही। एक मौके पर मैंने कहा, धनु क्या तुम अपना नाम तब्दील कर सकती हो? क्यों, मेरे नाम में ऐसी क्या खराबी है? उसने कहा, बस मुझे तुम पर यह नाम अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा। धनु चंद में गहरी नजर से मुझे देखती रही, फिर बोली, तो ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं अपना नाम बदल लूं? मैंने कहा, ऐसा ही समझ लो। तुम्हारी ख्वाहिश की खातिर तो मैं हिमालय से टकरा सकती हूँ वैतान। वो जज्बाती लहजे में बोली, एक नाम की क्या हैसियत है? तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी है, नाम भी बदल डालो। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मैंने कहा, तुम मेरा नाम क्या रखना चाहते हो? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। मैंने कहा, तुम्हारे जहन में कोई खूबसूरत सा नाम हो तो बताओ। वो नबी में गर्दन झटकते हुए बोली, नहीं वैतान, मैं ये नहीं करूंगी। उसकी बात मेरी समझ में ना आई। मैंने पूछा, तुम क्या नहीं करोगी वैतान? वो मेरे चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए बोली, मेरे जहन में चाहे सैकड़ों खूबसूरत नाम मौजूद हो मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये क्या बात हुई? यही तो बात है वैतान, मुझे भी तो समझाओ ना। मैंने हैरत से उस शरारत की पुड़िया और मोम की गुड़िया को तकते हुए कहा, तुम अभी उलझी हुई बातें क्यों कर रही हो? वो यकदम संजीदा हो गई। देखो वैतान, तुमने मेरा नाम तब्दील करने की तजवीज़ दी है, अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे ये नया नाम भी तुम ही मुंतखब करो। मेरे सीने से एक गहरी सांस निकल गई। धनु कदम कदम पर अपनी ज़हानत का सबूत दे रही थी। पता नहीं वो मुझको क्या समझ बैठी थी। उसकी वालियाना अकीदत में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था जो मुझे ज़हनी तौर पर उलझन में मुब्तला कर रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो ये सब कुछ बेसाख्ता ना कर रही हो बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही हो। सूरत खासी संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। मैंने कहा, फिलहाल तो कोई मुनासिब और मुनफरिद सा नाम मुझे सूझ नहीं रहा। मैं इस बारे में गौर व फिक्र करूंगा, मैं इंतजार करूंगी वजदान। धनु ने एक सादा जुमला बिल्कुल सहल अंदाज में कहकर मुझे कड़ी आजमाइश में डाल दिया था। वो बज़ाहिर जितनी सीधी नजर आती थी अंदर से उतनी ही पेचीदा थी। शाम से थोड़ी देर पहले हमें हमारे आमाल नामे के साथ उस चौकी से मुतलका थाने पहुंचा दिया गया। मुकामी पुलिस के हवाले करने के बाद रेंजर्स वाले वापस चले गए। हम दोनों के अलावा पंडित किशोरी लाल और उसके दोनों साथी आचर और पीर बख्श को भी पुलिस की तहवील में दे दिया गया था। बेरुदनु हवालात के कमरे में थे जबकि पंडित और उसके दोनों बंदे दूसरे कमरे में बंद थे। रेंजर वालों ने हवेली के खुफिया गोदाम से स्मगलशुदा माल बरामद कर लिया था और हम पांचों के खिलाफ मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही हमें अपनी चौकी से रुखसत किया था। हमें हवालात के जिस कमरे में रखा गया था उसके फर्श पर खजूर के पत्तों से बनी हुई एक मुख्तसर सी चटाई बिछी हुई थी। किसी जमाने में वो चटाई अपनी असली शक्ल सूरत और साइज के साथ वजूद रखती होगी मगर अब इम्तदादे जमाने ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। उसका वजूद खासी हद तक समझ चुका था। जहाँ बजा तिनके निकले हुए थे। मजकूरा चटाई की बाकियात पर मुश्तमिल ये बिछोना कमरे के एक कोने में पड़ा अपनी बर्बादी पर इश्कबार था। मैं उस चटाई पर बैठकर खवालात की ठंडी दीवार से टेक लगा ली। धनु भी मेरे करीबी टांगे फैलाकर बैठ गई थी। उसके चेहरे से इस वक्त भी तकलीफ झलकने लगी थी। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और फजा में खून की फैल रही थी। सहरा का दिन जिस कदर जुलसा देने वाला होता है रात उतनी ही खून और जमा देने वाली होती है। अभी तो रात का आगाज हुआ था। फजा में बढ़ती हुई खून की धनु के पाँव के दर्द में इजाफा कर रही थी। मेरी इशारे से धनु को अपना पाँव नजदीक लाने को कहा। उसने हल्की सी कराह के साथ मजरूब पाँव वाली टांग को समेट लिया। इस तरह जख्मी टखने वाला पाँव मेरे दाएं हाथ के करीब आ गया। मैंने उसके मुतोरम टुकने पर होले होले अपनी उंगलियों के मसाज करना शुरू कर दिए। इस तरीका इलाज को पासिस कहा जाता है। आजकल ये अमल रैकी के नाम से भी मुतारफ करवाया जा रहा है। दरहकीकत ये सब कुछ कुव्वत इर्तिकाज की करिश्मा कारी है जिसके पसे पर्दा ची कार फरमा होती है। ये एक मुस्तनद और मुअस्सर दाफे दर्द अमल है। थोड़ी देर के बाद धनु शांत हो गई। फिर वो भी खिसक कर मेरे नजदीक आ गई और हवालात की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अब उसने अपनी टांगों को आलती पालती की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लिया था। धनु के दाएं टखने में चोट आई थी। इस हालत में बैठे हुए मजरूब पाँव बाएं रान के ऊपर टिक गया था। धनु अब अपने हाथ से धीरे धीरे उसे सहला रही थी। उसे अपनी कमर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर रखा था। गोया वो सेल्फ पासिस के अमल से गुजर रही थी। मैंने एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डाली। धनु के चेहरे की फितरी मासूमियत ने मेरे दिल में गुदगुदी सी जगा दी। बेइख्तियार मुझे उस पर प्यार आने लगा। 2 घंटे बाद हमारी तलबी हुई। एक कांस्टेबल ने आगे आकर हवालात का दरवाजा खोला और मेरी जानिब देखते हुए बोला, इंचार्ज साहब ने तुम दोनों को अपने कमरे में बुलाया है। मैं कोई सवाल किए बगैर उठकर खड़ा हो गया। फिर उठने में मदद देने के लिए धनु की जानिब झुका। इस मर्तबा धनु ने बहुत मामूली से सहारा लिया था जिसका मतलब था कि उसके टखने की तकलीफ काफी हद तक रफा हो चुकी थी।
कांस्टेबल हमें थाना इंचार्ज के पास पहुंचाकर वापस चला गया। हम दोनों मुजरिमों की तरह थानेदार के सामने खामोश खड़े थे। उसने तनकीदी नजर से हमारा जायजा लिया, फिर अपने सामने मेज पर रखी हुई फाइल पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, बाबा जासूसी करते हो? उसके लहजे में तंज की काट थी। मैं उसके सवाल पर खोल कर रह गया, ताहम मैंने जब्त के दामन को थामे रखा और मोतदिल लहजे में बोला, थानेदार साहब, हम जासूस नहीं है। एक मजबूरी ने हमें आपके कब्जे में पहुंचा दिया है। आप अपनी कार्रवाई जल्द से जल्द मुकम्मल करो और हमें जाने दो। फिर मैंने धनु की जानिब इशारा करते हुए कहा, मेरी साथी का पाँव जख्मी है, ये ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। थानेदार ने धनु को टटोलती हुई नजर से देखा और कहा, तुम बैठ सकती हो। थानेदार की मेज के पास ही एक चौबी बेंच धरी थी। धनु उसी नाइज से इस्तेफादा करते हुए बेंच पर बैठ गई। थानेदार मेरी जानिब मुतवज्जो हो गया। बाबा, जब कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ जाता है तो वो यही कहानी सुनाता है। वो खुद को बेबस, लाचार, मजबूर और बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लग जाता है। हम इसके आदी हैं। मैंने मजबूत लहजे में कहा, हम ना तो मुजरिम है और ना ही किसी किस्म की जासूसी में मुलव्वस है। आपको कोई गलतफहमी हुई है हमारे बारे में। हमें कभी कोई गलतफहमी नहीं होती, वो सख्त लहजे में बोला। मैंने कहा, हम रेंजर्स वालों को मुकम्मल बयान दे चुके हैं, वो हमसे मुतमईन हो गए थे। हमारी तफसीली रिपोर्ट आपके पास पहुंच चुकी है, फिर ख्वाह मुखा हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? वो चंद लम्हों तक मुझे ऐसी नजर से देखता रहा जैसे मेरे आर पार देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, रेंजर्स वालों ने जो कुछ किया उसे तो भूल जाओ, बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो थानेदार साहब? मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो दुश्मन मुल्क के जासूसों के साथ किया जाता है। वो कीना तो नजर से मुझे देखते हुए बोला, तुम दोनों राह के एजेंट और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके हमारे मुल्क में दाखिल हुए हो। ये क्या बकवास है? मैं तेज लहजे में बोला। वो धमकी अमेज अंदाज में बोला, बाबा, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी साथी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हें ऐसी खरी खरी सुनाता कि तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाता। तुम वो खरी खरी सुना ही दो। मैंने बिंदाए हुए लहजे में कहा, इस तरह ये तुम्हारी खोटी खोटी तो नहीं सुनना पड़ेगी। मेरे लहजे में उसने गुस्ताखी की बू सूंघ ली। उसने दाढ़ते हुए कहा, ये थाना है बाबा, और मैं थाने का इंचार्ज हूँ। ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, वरना। उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैंने पूछा, वरना क्या होगा? बहुत बुरा होगा। वो सुलगती हुई आवाज में बोला, बाबा, तुम्हारे साथ बहुत हो जाएगा। मैंने कहा, हमारे साथ अब तक सुबह से कौन सा अच्छा होता आ रहा है? बाबा, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। थानेदार ने तेज नजर से मुझे घूरा, और तुम्हारा खून भी बहुत गर्म है, मगर तुमने अभी एक मरतबा। फिर उसने सवालिया अंदाज में फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, आपको हमारी बेगुनाही का यकीन कैसे आएगा? यकीन दिलाना चाहते हो? उसने मानी खेज अंदाज में मुझे देखा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, आपने हमारी रिपोर्ट तो पढ़ ली होगी, उसमें एक रुके का भी जिक्र है, बल्कि मेरे ख्याल में वो रुका भी फाइल में मौजूद होगा। एक लम्हे को रुककर मैंने सवालिया नजर से करक सूरत थानेदार को देखा। वुजू मैंने अंदाज में गर्दन इस बाती जुम्बश देते हुए बोला, हाँ हाँ, फाइल में रुका मौजूद है और मैंने उसे पढ़ा भी है, मगर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, उस रुके के मुताबिक पंडित किशोरी लाल मुझे पाकिस्तानी करेंसी में 50,000 रुपए देने का पाबंद है। यहाँ तक कहकर मैंने फिर थानेदार की तरफ एक खास नजर से देखा। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। उसकी आंखों से दिलचस्पी नुमा संजीदगी झलक रही थी। मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अगर वो रकम किशोरी लाल से वसूल करके आप मुझे देने की बजाय आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? मैंने इस मुसीबत से जान छुड़ाने की आसान तरीन तरकीब आजमाने का फैसला कर लिया था। गोया मैंने थानेदार को सीधा सीधा रिश्वत की पेशकश कर दी थी। मैंने बड़े सगीर की पुलिस के बारे में बहुत सी कहानियां और किस्से सुन रखे थे। इंडिया की पुलिस को तो मैं जितना बरत और परख चुका था। मैंने सुन रखा था कि पाकिस्तान में भी इस महकमे की वही हालत है जो हिंदुस्तान में है। मेरी पेशकश पर थानेदार की आंखों में चमक सी पैदा हुई। 50,000 की रकम कोई मामूली रकम नहीं थी। ये तो मुर्दा इंसान की आंखों में भी जिंदगी की चमक उजागर कर सकती थी। एक लम्हे के लिए थानेदार मुझे कुछ मुजरिब सा नजर आया, फिर कदरे सख्त लहजे में बोला, तो तुम मुझे रिश्वत पेश कर रहे हो? आप जो भी समझ लें, मैंने मुबम अंदाज में कहा। वो सोच में पड़ गया, फिर मुझे टटोलती हुई नजर से देखते हुए बोला, तुम कोई चाल चलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मैंने उसे मक्खन लगाते हुए कहा, जनाब, आपके सामने मैं क्या चाल चल सकता हूँ? आप ताकतवर और बाइख्तियार हैं, मैं आपके जेरे हिरासत हूँ। यह आपका थाना है, आप यहाँ के मुख्तारे कुल हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। कैद में रहते हुए मेरे लिए वो रकम कागज के टुकड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। आजादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर मुझे 50,000 रुपए की इवज आजादी मिल जाए तो मैं खुश खुश यहाँ से चला जाऊंगा और आपका भी भला हो जाएगा। एक लम्हे को तवक्कुफ करके मैंने खोजने वाली नजर से थानेदार के चेहरे का जायजा लिया। वो तजब्जब के आलम में हिलकोरे खा रहा था, गोया वो इस वक्त किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैंने लोहा गर्म देखते हुए भरपूर चोट लगाई। थानेदार साहब, 50,000 रुपए अच्छी खासी रकम होती है, इससे आपके बहुत से मसाइल दूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट आपको क्या तनख्वाह देती होगी? आजकल तनख्वाह में कहाँ गुजारा होता है। 2 माह बाद ईद आने वाली है, क्या इस मौके को आप जाया कर देंगे? घर आई हुई लक्ष्मी दरवाजे से लौटाना अकलमंदी नहीं थानेदार साहब। मेरी चिकनी चपड़ी बातों का उस पर खातर ख्वाह असर हो रहा था। मुझे वो नीम आमादा नजर आने लगा। मैंने एक और रिदा चढ़ाते हुए कहा, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, वरना रेंजर वाले हमें इतनी आसानी से ना छोड़ते। उनकी उकाबी निगाहें सामने वाले का एक्सरे कर देती हैं।
हम अपनी बात मजबूरियों के बायस गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। रेंजर वाले हमें क्लियर कर चुके हैं, अब सारा मामला आपके हाथ में है। आप भी क्लियर कर देंगे तो दोनों फरीकों का फायदा हो जाएगा। आप हमें थोड़ा सा ज्यादा राह दे दें ताकि हम कराची तक बआसानी पहुंच जाएं। बाकी सारी रकम। मैं दूसरे जुमले पर अपनी बात खत्म करके जेर लब मुस्कुरा दिया।